नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। जी हाँ, नया सवेरा में हम बात करते हैं नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत के आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाते हैं। साथ साथ खेल जगत में क्या रहा है हिट, कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। बिल्कुल, और तकनीक की दुनिया में भी आपको लेकर के चलेंगे और वर्ल्ड वॉच के जरिए आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में आखिर क्या कुछ चल रहा है, यानी कि वो हर बात जो आपके दिन को बनाने वाली है बेहद ही खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला निगार। आप सभी को सुप्रभात। आप सभी को सुप्रभात और शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पश्चिम बंगाल में चढ़ा सियासी पारा। आज 24 नॉर्थ परगना और सिलीगुड़ी में कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी जीत का मंत्र। बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद संगठन की मजबूती में जुटे नितिन नवीन आज गोवा में बूथ कमेटी स्तर के कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। अजीत पवार के निधन के बाद आज एनसीपी चुनेगी अपना नेता। दोपहर 2 बजे मुंबई में होगी विधायक दल की बैठक। नेता के रूप में सुनेत्रा पवार के नाम की चर्चा। पहली बार भारत की मेजबानी में आज दिल्ली में होगी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक। 22 देशों की मौजूदगी में द्विपक्षीय साझेदारी को मिलेगी और भी मजबूती। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में। सीरीज जीत चुकी टीम इंडिया की नजर अब विश्व कप की तैयारियों पर। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं संध्या, और बात करते हैं गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि कल देर शाम अमित शाह यानी कि गृह मंत्री जब पहुंचे पश्चिम बंगाल, तो वहां पर किस तरह से उनका स्वागत किया गया। गर्मजोशी के साथ उनका पार्टी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी की ओर से यहां अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पार्टी की तैयारियों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक महीने में गृहमंत्री अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। अमित शाह आज 24 नॉर्थ परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और फिर सिलीगुड़ी के बागडोगरा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान उनकी संगठन से जुड़े मुद्दों और चुनावी रणनीति पर भी बातचीत होगी। पार्टी का इस बार मिशन बंगाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी का कहना साफ है कि ममता के राज में टीएमसी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ताक पर रख दिया है। तो सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़ गए हैं हमारे साथ इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। सौरभ, बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, अगर हम राजनीतिक लिहाज से देखें, क्योंकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और ऐसे में ये दूसरी बार, एक महीने में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। जी बिल्कुल शैला जी, गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार पहुंचे हैं और हाल ही में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, वो भी आए थे पश्चिम बंगाल के दौरा पर। और साफ तरीके से सारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। जो इनका जो यहाँ के जो राज्य के जो शीर्ष नेता है उनके साथ बैठक कर रहे हैं और अगली चुनाव में रणनीति क्या होगा, अभी टीएमसी का जो रवैया है, टीएमसी का जो कैंपेन है, उसको कैसे काउंटर किया जाए और हर एक बूथ में, हर एक जिले में क्या रणनीति होगा, उसके तहत ये जो इस बार का जो दौरा है वो भी काफी अहम है।
और आगे चलकर उनके एक रैली करने की भी बात चल रही है, एक रैली भी है। तो ये सब देखने को है कि आगे इस बार के दौरे में आकर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहते हैं राज्य के बारे में और कैसी कौन सी बातों को लेकर वो इस बार चर्चा करते हैं। घुसपैठियों को लेकर पिछली बार जब वो आए थे वो काफी सख्त बात कहे थे और घुसपैठिया जो बंगाल की जो मुद्दा है उसमें घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो मुद्दा अहम मुद्दा है, ये बात साफ कर दिए थे कार्यकर्ता को। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट में भी वो फेंसिंग को लेकर जो वर्डिक्ट दिया है उसको चलते भी इस बार के जो दौरा है वो दौरा काफी अहम है। शैला जी। बिल्कुल सौरभ, इसके साथ साथ आज कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर खास तौर पर संगठन को मजबूत करने के लिए आज मूल मंत्र देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं? देखिए, बीजेपी नेताओं का कार्यकर्ता का जो कहना है कि बूथ जो हर एक बूथ है उस बूथ को सक्षम करना पड़ेगा और उस बूथ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको एकदम जमीनी हकीकत में लेकर बीजेपी का जो कैंपेन है, बीजेपी का जो कहना है बंगाल की जनता के पास जो बातों को वो लेकर जाना चाहते हैं, चाहे वो घुसपैठिया का मुद्दा हो, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ पे जो इंडस्ट्री का हाल है उसका मुद्दा हो, इन सारी बातों को लेकर ही कार्यकर्ता को एकदम जो पर हाल ही में स्टेट बीजेपी के जो लीडर्स है उस लीडरशिप में भी एक चेंजेस आया है। महिला मोर्चा को लेकर और जो अलग जो मोर्चा है, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, हर एक मोर्चे में जिनको दायित्व दिया गया है कि अगले चुनाव को सामने रखकर उस पर भी ये इस बार की जो दौरा है उस पर आलोचना होगी, उस पर बात होगी। और बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से हमने देखा कि एसआईआर का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो बैक फुट पर आती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि वो उस तरह से उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाई। घुसपैठिए के मुद्दे पर भी टीएमसी जो है बैकफुट पर ही नजर आ रही है, और ऐसे में बीजेपी जो अपनी रणनीति जो है आने वाले चुनाव के लिहाज से बहुत ही मजबूत तरीके से बनाती हुई नजर आ रही है। जी, और ये जो घुसपैठिया का मुद्दा है उस पर जो फेंसिंग का जो डिबेट है, कंट्रोवर्सी है कि काफी सारे जगह है जहां पे राज्य सरकार ने जमीन नहीं दिया। तो हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है फेंसिंग को लेकर कि जहां जहां जमीन देना है उनको देना है, तो उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं जाके बीजेपी का जो इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी का जो कहना है, बीजेपी का जो स्टांस है उसको ही कहीं ना कहीं जाके जस्टिफाई करती है। तो उसको लेकर पूरे जोर शोर से जो काउंटर करना है, जो टीएमसी का जो कैंपेन है फेंसिंग को लेकर, वो बार बार कहती है कि फेंसेज जो बॉर्डर एरियाज है वो बीएसएफ के तहत आता है, तो उसको काउंटर कैसे करना है, उसको कैसे काउंटर करना है, उसका क्या रेटोरिक होगा, उसका क्या नैरेटिव होगा, वो सारी बातें कार्यकर्ता को बोलना और घर घर जाना, कैंपेन करना, स्ट्रीट कॉर्नर्स करना, बड़े आकार में रैली ना हो बट स्ट्रीट कॉर्नर्स जो है वो काफी अहम माना जाता है, और छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर बैठक करना, जो बंगाल की जनता है उनके पास अपनी बात को ले जाना, इस सारे मुद्दे को लेकर पिछली बार जब वो आए थे, जब जो बात वो कह गए थे अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उन लोगों को आग 1 महीने में कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या काम हुआ है, उसका भी एक रिव्यू मीटिंग जो कहते हैं वो रिव्यू मीटिंग होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कमर कस चुकी है और पश्चिम बंगाल में अपना चुनावी शंखनाद भी करती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कई मायनों में बेहद खास है, जहां संगठन को मजबूती प्रदान करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास की तमाम ऐसी बातें भी है जो गृह मंत्री बताते हुए, गिनाते हुए नजर आएंगे। रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से पहले गृह मंत्री अमित शाह असम में थे, जहां उन्होंने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा, तो कांग्रेस की नीतियों के कारण राज्य की जनसांख्यिकी बदलने की बात भी कही। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से घुसपैठियों ने असम के मूल निवासियों के हक पर कब्जा कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में घुसपैठ, विकास और राज्य की संस्कृति के सम्मान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया।
गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने घुसपैठ को वोट बैंक की राजनीति के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और पार्टी पर चुनावी फायदे के लिए असम की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने, मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में 1715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने डिब्रूगढ़ को राज्य में दूसरे प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के तहत 284 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले दूसरे विधानसभा परिसर और विधायक हॉस्टल की भी आधारशिला रखी। इस परिसर के निर्माण से अपर असम क्षेत्र के लोगों को सुशासन के फायदों का लाभ उठाने में आसानी होगी। माना जा रहा है कि इससे चाय की राजधानी डिब्रूगढ़ को नई आर्थिक ताकत मिलेगी। इस अवसर पर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में केवल घोषणाएं ही होती थीं, जबकि डबल इंजन की सरकार ने असम के विकास को नई और तेज गति प्रदान की है। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अमित शाह ने धेमाजी में 10वें मिसिंग युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान कई आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र द्वारा नियुक्त वार्ताकार के माध्यम से मिसिंग समुदाय की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने असम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। ब्यूरो इनपुट के साथ सुबीना राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ असम और पश्चिम बंगाल संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन गोवा के मिशन पर हैं। अगले साल गोवा में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पार्टी की तैयारियां अभी से नजर आ रही हैं। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने पहले बंगाल का दौरा किया और उसके बाद गोवा का रुख किया। गोवा की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं, खास तौर पर संगठन से जुड़ी हुई बातों पर। कल पहले दिन उन्होंने जिला पार्टी कार्यालय में जिला समिति के सदस्यों से मुलाकात की और सभी भाजपा विधायकों से मिले और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की। आज की बात की जाए तो नितिन नवीन सबसे पहले ओल्ड गोवा में बन रहे बीजेपी के नए कार्यालय का दौरा करेंगे और उसके बाद पणजी में स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर और भाऊ साहेब बांदोडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद पणजी में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो भाग लेंगे और फिर मापुसा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। यहाँ वो नॉर्थ गोवा की जिला कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं और खबर महाराष्ट्र से। जी हां, अजीत पवार के असमय निधन के बाद एनसीपी अब जो है उबरने की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी चुनौती जो है उसके साथ सवाल ये भी है कि अब उसकी अजीत पवार की जगह आखिर कौन लेगा। और इसी जवाब के लिए आज मुंबई में एनसीपी ने विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होने वाली है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद का भी नाम सामने आ सकता है। वैसे जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता
चुन सकती है। हालांकि ये फैसला छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद ही हो पाएगा। सुनेत्रा पवार की बात की जाए तो वो अभी विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्य नहीं है, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो उनका नेतृत्व ही ठीक रहेगा। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। अगर आज विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है उनको, तो फिर बैठक में यह भी प्रस्ताव लाया जा सकता है कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नाम तय होने के बाद आज या फिर कल शपथ ग्रहण भी हो सकता है। और अजित पवार की एनसीपी का शरद पवार की पार्टी में विलय होगा या नहीं, इस चर्चा का जवाब भी जल्द मिलने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि तमाम अटकलें हैं, तमाम कयास है, क्या कुछ होगा, महाराष्ट्र की राजनीति और खास तौर पर एनसीपी किस तरह करवट लेती हुई नजर आएगी, ये समय के साथ साथ जब परतें खुलेंगी तो सामने आएगा। ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता शिशिर शेलार फोन लाइन पर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। शिशिर, सबसे पहले तो यही बताइए कि हमने देखा कि जब अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अचानक हादसे का शिकार हुए और तमाम अटकलें भी सामने आ रही थी कि उनकी रिक्तता को तो हालांकि नहीं भरा जा सकता, लेकिन क्या उनका स्थान कौन लेता हुआ नजर आएगा, और इसी पर अब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं। अजित पवार के अकस्मात निधन के बाद महाराष्ट्र के राजनीति में जो है टेंशन पैदा हो गई है। और अब अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि आखिर महाराष्ट्र में अजित पवार की जगह कौन लेगा। हालांकि इसके ऊपर हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो है एनसीपी में बैठक का दौर शुरू है, जिसमें एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल जो कि इस वक्त कार्याध्यक्ष है, जो दूसरे नंबर पर आते हैं अजित पवार के बाद पार्टी में, उसके साथ साथ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे हैं, साथ ही छगन भुजबल जो कि वरिष्ठ नेता एनसीपी के हैं, और धनंजय मुंडे जैसे नेता जो कई सालों से जो एनसीपी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की जो है बैठक कल मुख्यमंत्री के साथ हुई। बैठक के बाद जो है ये निर्णय लिया गया है कि आज जो एनसीपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सुनेत्रा पवार भी शामिल होगी। कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे बैठक शुरू होगी, जिसके बाद सुनेत्रा पवार को जो है लीडर ऑफ पार्टी का जो है नेता पद चुना जाएगा उनको। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो खबर पार्टी से मिली उसके अनुसार जो है दोपहर 2 बजे विधायक दल का नेता का चयन होगा। साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अजित पवार जाने के बाद आखिर पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी, ये भी एक बड़ा सवाल था। हालांकि शिशिर, बिल्कुल जिस तरह से अजीत पवार के दुखद निधन के बाद ये जो रिक्तता हुई है उसको भरने का एक दायित्व वो सामने आया है, और ऐसे में सुनेत्रा पवार का जो है नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर आज उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है और वो डिप्टी सीएम बनती हैं तो वो ये पद हासिल करने वाली पहली महिला भी होंगी। तो ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेगी। अजित पवार के पास प्रमुख जो मंत्रालय थे, वित्त मंत्रालय था, राजस्व मंत्रालय था, खेल मंत्रालय था, ये 3 प्रमुख मंत्रालय अजित पवार के पास थे। तो ऐसे में पार्टी जरूर ये चाहेगी ये तीनों जो मंत्री पद है जो उनके कोटे के हैं वो उनकी पार्टी के पास ही रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उस पर जो है नियुक्ति जल्द से जल्द करने का प्रयास जो है पार्टी जरूर करेगी। और तीसरी बात इसमें यह भी है कि पार्टी की कमान आखिर किस प्रकार संभाली जाए। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार से महाराष्ट्र में स्थिति है, लोग चाहते हैं, पार्टी केडर ये चाहता है, पार्टी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि पवार फैमिली से ही जो कोई ना कोई हो वो पार्टी को लीड करे। और इसी जनभावना का आदर करते हुए कल हमने देखा प्रफुल्ल पटेल ने भी कहीं ना कहीं ये संकेत दिए थे कि जो लोग सोचेंगे, जो लोग चाहेंगे, पार्टी उसी प्रकार से फैसला लेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट जरूर है, और ये बात धीरे धीरे स्पष्ट होती भी आ रही है कि सुनेत्रा पवार जो है आने वाले समय में पार्टी की कमान संभालेगी। अब विषय काफी महत्वपूर्ण तीसरा ये है कि क्या दोनों पार्टियों का विलय होगा या नहीं। हालांकि इसके ऊपर अभी तक आमतौर पर कोई सहमति नहीं हो पाई, लेकिन जिस प्रकार के दोनों भी पार्टियों के नेताओं के अगर आप बयान देखेंगे कल और परसों में,
तो ये स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में दोनों पार्टियों का विलय हो सकता है, लेकिन इसका जो निर्णय है वो पवार जो परिवार है वो लेगा, शरद पवार जो है वो लेंगे कि किस प्रकार से दोनों पार्टी का विलय हो सकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि शरद पवार पार्टी के जो अध्यक्ष है जयंत पाटिल, उन्होंने बात स्पष्ट की कि इस बारे में जरूर चर्चा हुई थी, क्योंकि हाल ही में महानगर पालिका के चुनाव हुए थे। उस महानगर पालिका के चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के नेताओं ने मिलकर यह चर्चा की थी अगर दोनों पार्टियों का विलय किस प्रकार से हो। लेकिन इस बारे में अजीत पवार पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई है। शिशिर, ये जिस तरह की लगातार कवायदें चल रही है, इससे क्या ये समझा जाए कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसके बाद कई सारी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक होगी वो अहम इसलिए भी होगी क्योंकि राज्य सरकार में खासतौर पर बात करें मंत्रालयों की, तो वो जो बात है वो काफी स्पष्ट होगी। सरकार जो है निरंतर अपना काम करती रहती है, तो ऐसे में जो रिक्त पद है उसको भरना बेहद जरूरी है। ये बात एनसीपी के नेता भी जानते हैं और इसीलिए इतनी जल्दबाजी में है जो आज ये निर्णय लिया गया और साथ ही साथ जो है इस बैठक का आयोजन किया गया है। इससे ये तो स्पष्ट होता है कि आज जो है गठनेता पद के चयन के बाद सरकार में जो भागीदारी एनसीपी की है उस पर किस प्रकार से जो पद रिक्त हुए उस पर काम किया जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आने वाले कुछ दिनों में पार्टी की कमान कौन संभालेगा, ये भी जो है स्थिति आज के गठनेता पद के चयन के बाद काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, काफी हद तक स्थिति आज स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर जिस तरह की कवायद चल रही है दोनों पार्टियों के विलय की, तो अगर ये संभावनाएं सच साबित होती हैं तो कुछ समीकरण बदलते हुए भी नजर आएंगे। देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए पार्टी में अगर समीकरण की बात करें, खासतौर पर संख्या बल की बात करें, तो इस पर कोई जो है अब तक टिप्पणी नहीं की। उसके पीछे कारण ये भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बारे में जो भी फैसला होगा वो राष्ट्रवादी लेगी। मतलब पार्टी कमान कोई भी संभाले वो राष्ट्रवादी का निर्णय होगा। साथ ही साथ उनके कोटे के जो मंत्री पद है इस पर क्या नियुक्ति होगी उसका फैसला भी राष्ट्रवादी करेगी। तो ये काफी हद तक ये स्पष्ट हो जाता है कि अब जो निर्णय है वो पार्टी को बैठ के अंतर्गत जो उनकी बैठक है उसके आधार पर लेना है। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिनों से बैठकों का दौर जारी रहा है और जो नाम सामने आ रहा है तो उससे ये स्पष्ट होता है कि सुनेंद्र पवार मुख्यमंत्री बनेगी और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री पद कोटे के जो अजित पवार के पास मंत्रालय थे उन पर भी जल्द से जल्द नियुक्ति हो सकती है। लेकिन उसमें एक बात स्पष्ट है कि आने वाले 23 फरवरी को महाराष्ट्र में बजट सत्र होने वाला है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार वित्त मंत्री भी थे, इसलिए वो बजट पेश करते थे, लेकिन इस बार का बजट जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति अब किस तरफ करवट लेती हुई नजर आएगी। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिल्कुल, तो खबरों में बढ़ते हैं आगे और भारत और अरब देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। आपको बता दें कि ये बैठक 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रही है और पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। इस बैठक में जो है अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बैठक दोनों पक्षों के बीच मौजूदा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ये बैठक भारत और अरब दुनिया के बीच साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का माध्यम भी बनेगी। इस बैठक के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों जैसे मध्य पूर्व की शांति, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। तो इस बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ बातें सामने रखी हैं। एक्स पर लिखा है कि पश्चिमी देशों के सचिव राजदूत सिबी जॉर्ज ने सऊदी अरब के अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मामलों के उप विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल रहमान अल रासी से मुलाकात की। उन्होंने भारत सऊदी अरब की बहुआयामी और मजबूत रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। भारत पर्व 2026 का समापन समारोह आज शाम को भव्य अंदाज में होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत पर्व देश की सांस्कृतिक और रचनात्मक विरासत की झलक प्रदर्शित करता है। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुतियां और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली स्थित सांस्कृतिक समूहों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस आयोजन में अखिल भारतीय फूड कोर्ट, हस्तशिल्प और हथकरघा बाजार, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पंडालों के साथ साथ स्टूडियो, किचन सत्र, नुक्कड़ नाटक और डू इट योरसेल्फ कार्यशालाओं जैसी क्रियात्मक गतिविधियां शामिल हैं। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना के मार्चिंग दल, घुड़सवार दल और सैन्य और पाइप बैंड्स को बेहतरीन प्रदर्शन पर सम्मान मिलने के बाद सेना प्रमुख ने उनसे मुलाकात की। सेना प्रमुख ने सभी प्रतिभागियों को उनके समर्पण और उच्च मानकों के लिए बधाई दी। आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार असम रेजिमेंट को मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सैन्य बैंड का पुरस्कार गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर को प्राप्त हुआ है। राजपूताना राइफल सेंटर दूसरे पायदान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ पाइप बैंड का पुरस्कार 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र ने जीता, जबकि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दूसरे स्थान पर रहा। और अब बात बजट से जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने वाली हैं। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद ये उनका लगातार 9वां बजट है। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री बजट के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों से आए 30 विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगी और इससे पहले वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की है। इनमें अर्थशास्त्री, व्यापार संघ, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा क्षेत्र, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बजट पूर्व परामर्श किया और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान युवाओं सहित नागरिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, जो इस बजट में देखने को मिलेंगे। यानी कि तमाम स्टेक होल्डर्स से
बजट तैयार करने से पूर्व बैठकों का दौर चला, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात की गई, संपर्क किया गया ताकि आपका और हमारा बजट किस तरह से सरकार ला सकती है और कैसे देश की प्रगति आगे बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले के गांधी जेलबाड़ी स्थित आईटीबीटी बटालियन परिसर में जवानों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने आईटीबीटी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, बीएसएफ और डीआरडी सीएएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया और इस मौके पर मुख्यमंत्री जवानों के साथ रात्रि भोज में भी शामिल हुए। उन्होंने देश की सुरक्षा में जवानों के योगदान की सराहना की और कहा कि कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे जवानों का मनोबल बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जवानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके कल्याण और सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयासरत है। सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को स्मृति चिन्ह इस मौके पर भेंट किए। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में शीर्ष पदों पर बड़ा फेरबदल किया गया है। संध्या, बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें हम कि इसमें डीजी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक शामिल हैं। राज्य में जिस तरह चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाले पदों पर बदलाव हुए हैं, वैसे ही वोट के लिहाज से महत्वपूर्ण जिलों में भी पुलिस के शीर्ष पदों पर रद्दुबदल किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक प्रवीण त्रिपाठी को हावड़ा के सीपी पद से हटाकर बैरकपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रेसिडेंसी रेंज में डीआईजी पद पर कार्यरत आकाश मगारिया हावड़ा के सीपी बने हैं। मुरलीधर बैरकपुर कमिश्नरेट से अब विधाननगर के पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। विधाननगर के सीपी मुकेश को मुर्शिदाबाद और जंगीपुर रेंज का आईजीपी बनाया गया है। मुर्शिदाबाद रेंज के आईजीपी सैयद वकार रजा अब नादिया रानाघाट रेंज की जिम्मेदारी संभालेंगे और आरजीकर कांड आंदोलन के दबाव के चलते विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर एसटीएफ का एडीजी बनाया गया था। अब उन्हें राज्य का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था पद पर कार्यरत जावेद शमीम अब से राज्य के एडीजी एसटीएफ होंगे। बात प्रगति की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से पहल की शुरुआत की। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ रुपए की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द ही पूरा भी कर लिया गया है। तो प्रगति की ये पहल किस तरह से कमाल कर रही है, इस पर हम एक सीरीज चला रहे हैं। नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। छत्तीसगढ़ आज राष्ट्रीय संरचना विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और प्रगति आधारित पीएमजी पोर्टल के जरिए राज्य में दर्जनों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की निगरानी हो रही है। इनका सीधा असर ऊर्जा, सुरक्षा, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी पर पड़ रहा है। किस तरह से पड़ रहा है यह असर, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की इस पहल का छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर असर हुआ है। प्रगति आधारित पीएमजी पोर्टल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 99 राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचना परियोजनाएं निगरानी में हैं। इन परियोजनाओं में 6,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण, सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैली ये परियोजनाएं राज्य की रणनीतिक भूमिका को मजबूती देती है। उच्च स्तर से मॉनिटरिंग का ही ये नतीजा है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे राज्य के जो भी इस पोर्टल पे रिव्यू हुए हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स टाइम पे या तो चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। इस पोर्टल पर छत्तीसगढ़ की 103 परियोजनाएं
कुल हैं जिनका रेगुलर रिव्यू किया गया। 103 में से 92 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई भी जो समस्या थी उस समय, अब कोई भी समस्या विद्यमान नहीं है। राज्य में कुल 99 परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 परियोजनाओं पर काम जारी है। इनमें से 27 परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच पर की है। प्रगति के अंतर्गत समीक्षा की गई 14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 13 परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। क्षेत्रवार बात करें तो पूरी हो चुकी परियोजनाओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी विद्युत उत्पादन, सड़क और राजमार्ग, ट्रांसमिशन, इस्पात और रेलवे क्षेत्रों की है। वहीं निर्माणाधीन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, कोयला और आईटी सेक्टर प्रमुख है। विभिन्न परियोजनाओं में आ रही समस्याओं और रुकावटों को प्रगति प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता है, जहां शीर्ष स्तर पर इनकी समीक्षा के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। यदि प्रगति में कहीं बाधा है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, काम समय पर पूरा हो, टाइम लिमिट पर पूरा हो और गुणवत्ता उनकी पूरी तरह 100% हो। पीएमजी पोर्टल पर छत्तीसगढ़ से जुड़े कुल 200 मुद्दे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 183 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। प्रगति परियोजनाओं से जुड़े 109 मुद्दों में से 103 सुलझाए जा चुके हैं। वहीं केवल 17 मुद्दे फिलहाल सक्रिय निगरानी में हैं। अधिकांश मुद्दे वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण और राइट ऑफ वे से जुड़े रहे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सुलझाया गया। प्रगति आधारित निगरानी और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन तेज और पारदर्शी हुआ है। आज छत्तीसगढ़ ऊर्जा, उद्योग और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश की मजबूत रीढ़ बनकर उभर रहा है। और आइए अब बात एक दिन एक उत्सव की। जी हाँ, इसके माध्यम से हम भारत की विविधता में निहित एकता को आप तक पहुंचा रहे हैं। हर कड़ी में देश के किसी एक उत्सव को केंद्र में रखा जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय पहचान रखता हो या फिर किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और अर्थपूर्ण जरूर हो। ये सीरीज भारत की जीवंत परंपराओं, लोक विश्वासों, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्तियों को एक भावनात्मक और ज्ञानवर्धक यात्रा के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो आपको बता दें कि स्वर्ण नगरी जैसलमेर एक बार फिर वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर चमकने जा रही है। रेत, राग और रोशनी इस अनूठे संगम के साथ विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 इस बार बीट्स ऑफ द थार थीम पर आयोजित हो रहा है। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महोत्सव में पहली बार ड्रोन लाइट शो और खाबा डायरेस संस्करण 2 जैसे आकर्षण शामिल किए गए हैं। थार की रेत, लोक धुनों की थाप और परंपरा से जुड़ा भविष्य। मरु महोत्सव 2026, जिसने जैसलमेर को एक बार फिर रंग, राग और संस्कृति के भव्य उत्सव में बदल दिया है। इस वर्ष की थीम बीट्स ऑफ द थार मरु संस्कृति की आत्मा को आधुनिक तकनीक और नए साउंडस्केप के साथ पेश कर रही है। महोत्सव का शुभारंभ जैसलमेर के ऐतिहासिक लक्ष्मीनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद हुआ। गड़ीसर सरोवर से निकली रंगारंग शोभा यात्रा ने पूरे शहर को उत्सव में बना दिया। लोक कलाकारों के नृत्य, सजे धजे ऊंट, पारंपरिक वेशभूषा और पुष्प वर्षा के बीच मरु संस्कृति का जीवंत दृश्य सामने आया। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहे।
पारंपरिक गहनों और रंगीन झूलों से सजे ऊंटों ने थार की विरासत को नई पहचान दी। जैसे जैसे शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी, स्थानीय लोगों ने छतों से पुष्प वर्षा कर कलाकारों और सैलानियों का स्वागत किया। 3 दिवसीय इस सांस्कृतिक महाकुंभ में मिस मूमल 2026, मिस्टर डेजर्ट, ऊंट दौड़, कैमल शो, पारंपरिक खेल, लोक नृत्य, हस्तशिल्प मेला और फूड फेस्टिवल सैलानियों को थार की जीवन शैली से रूबरू करा रहे हैं। देसी ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी राजस्थानी साफे और पारंपरिक लिबास में नजर आए और इस अनूठे अनुभव को अपने कैमरों में कैद करते दिखे। मरु महोत्सव 2026 केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि थार की बायोडायवर्सिटी, लोक कला और मरुस्थलीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का माध्यम भी बन रहा है। ये महोत्सव दिखाता है कि कैसे परंपरा, कला और आधुनिक सोच एक साथ चल सकती हैं। रविवार 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा की चांदनी रात में कुहड़ी के रेतीले धोरों पर महोत्सव का ऐतिहासिक समापन होगा, जहां थार की रेत, लोक संगीत और सितारों भरा आसमान मिलकर मरु महोत्सव 2026 को यादगार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीट्स ऑफ द थार, परंपरा और तकनीक का अनूठा संगम। बिल्कुल, थार की जान ये मरु महोत्सव। अगर आप यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं तो यही हमारा मकसद है कि हम आपको टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से देश भर की अलग अलग संस्कृति से रूबरू कराएं और परिचित कराएं। आज हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए थे मरु महोत्सव। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद नया सवेरा में खबरों का सफर जारी रहेगा। आपको लिए चलेंगे समाचार पत्रों की दुनिया में। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबिये दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए।
ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब डाल लेते हैं नजर समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हैं उन पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका भारत को 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाने वाला है जिन्हें देश के मंदिरों से अवैध रूप से हटा दिया गया था। और आपको ये बताएं कि ये जो मूर्तियां हैं ये चोल काल की शिव नटराज, चोल काल 12वीं शताब्दी की सोमस्कंद और विजयनगर काल की संत सुंदरार विद परवाई हैं। ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय कांस्य ढलाई की समृद्ध कलात्मकता का उदाहरण पेश करती है। और अगली खबर में हम आपको दिखाते हैं कि एक अल्मोड़ा के सरकारी स्कूल के टीचर ने क्या कुछ कमाल कर दिया है। जी हाँ, एआई से कई लर्निंग एप्स तैयार कर दिए हैं। बिना नेटवर्क, जज्बे और इनोवेशन से पढ़ाई का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं चमका दिया है। हम जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट आज भी एक काफी बड़ी समस्या है और ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई कई छात्रों का एक सपना रह जाता है और इस सपने को पूरा करने के लिए सरकारी स्कूल के एक टीचर ने ये कमाल किया है। अगली खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां इंदिरा सागर बांध के शांत बैक वाटर के किनारे फैला 4 खेड़ा बटरफ्लाई पार्क और रिसोर्ट किसी चित्रकार की कल्पना से कम नजर नहीं आता। चारों ओर जल, जंगल और नैसर्गिक सौंदर्य से घिरी ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है और यहाँ प्रकृति बोलती है और तितलियां यहाँ पर जो है वो रास्ता दिखाने का काम करती है। बटरफ्लाई पार्क जल जंगल के बीच ये टापू सैलानियों की नई पसंद बनकर उभर रहा है। तो प्रेस रिपोर्ट के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका को टालने के लिए बातचीत में शामिल होने को तैयार है। कल व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि बातचीत निष्पक्ष शर्तों पर होनी चाहिए। उन्होंने देश की रक्षा क्षमताओं पर किसी भी तरह के समझौते से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अरागची ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से मिलने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के गृह मंत्री अस्कंदर मोमेनी समेत 6 ईरानी सुरक्षा अधिकारियों और एक बिजनेसमैन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इसी महीने अपने ही नागरिकों के खिलाफ क्रूर सुरक्षा कार्रवाई के लिए मोमेनी समेत इन अधिकारियों को जिम्मेदार माना है। और इसके साथ ही अमेरिका ने इन्वेस्टर बाबक मोर्तजा झंझानी और ब्रिटेन की रजिस्टर्ड 2 डिजिटल एसेट एक्सचेंज के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाए गए, जिनके बारे में ट्रेजरी ने कहा है कि उन्होंने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े फंड्स को प्रोसेस किया था। और आइए अब अराउंड द वर्ल्ड में देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें फटाफट अंदाज में। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के मध्यस्थ प्रयासों के बाद रूस और यूक्रेन ने ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोके। रूस ने भीषण ठंड के बीच 1 फरवरी तक कीव पर हवाई हमले रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध को मान लिया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि संगठन तत्काल वित्तीय संकट के कगार पर है। बकाया शुल्क और बजट नियम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्था को अप्रयुक्त धन वापस करना अनिवार्य है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में डोबाया कोल्टन खदान में हुए भीषण भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार बारिश और अस्थिर जमीन के कारण अभियान में भारी मुश्किलें आ रही हैं। पनामा के सर्वोच्च न्यायालय ने हांगकांग की कंपनी सीके हचिसन को पनामा नहर के प्रवेश द्वार पर स्थित 2 प्रमुख कंटेनर बंदरगाहों के संचालन की अनुमति देने वाला अनुबंध रद्द कर दिया है। और अब बात मनी मंत्र की। जी हां, मनी मंत्र में आज हम आपको बताएंगे पीएम जीवन ज्योति योजना के बारे में। ये एकमात्र ऐसी बीमा योजना है जिसके तहत सिर्फ 436 रुपए सालाना प्रीमियम की दर पर आम नागरिकों को बीमा का लाभ प्राप्त होता है। इसमें 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नामित लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक का धन देता है और योजना में आवेदन बैंक या फिर डाकघर के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें किसी मेडिकल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। वहीं ग्रामीण या शहरी दोनों जगह के लोग आधार या बैंक अकाउंट के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना जो आपके लिए खास तौर पर किस तरह से प्रबंध करती है, ये हम बता रहे हैं हमारे खास सेगमेंट के जरिए। और नई नई तकनीक से जुड़ी हुई खबर पर आइए डाल लेते हैं नजर टिकटॉक में। तो अगले महीने 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली में होने वाला है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन होगा। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें लगभग 100 देश भागीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष विशेष रूप से भारत आ रहे हैं। उद्योग जगत से भी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इस समिट में भाग लेने के लिए जुट रहे हैं। समिट में भारत अपने सॉवरेन एआई मॉडल भी लॉन्च करेगा। यूपीआई और डिजिलॉकर ने जिस तरह से तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया है, उसी तरह कॉमन कंप्यूटर इनिशिएटिव्स के माध्यम से एआई को पूरे देश में सुलभ बनाने की दिशा में ये समिट काफी कारगर साबित हो सकता है। और ये समिट खास तौर पर थीम पर आधारित है, जिसके लिए 7 मुख्य थीम तय की गई हैं, जिसमें एआई से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण पर चर्चा होगी। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि एआई संसाधनों तक सबकी पहुंच कैसे सुलभ हो सकती है। इसके अलावा समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण और सुरक्षित तथा भरोसेमंद एआई पर भी व्यापक बातचीत होगी। साथ साथ कौशल और मानव पूंजी, विज्ञान और अनुसंधान में एआई की भूमिका और एआई के लचीलेपन, नवाचार और स्वच्छ विकास जैसे विषयों पर भी विस्तार से विचार किया जाएगा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं खेल जगत की खबरों पर स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। टी20 विश्व कप से पहले दोनों टीमों का यह आखिरी टी20 मुकाबला होगा। भारत पहले ही 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर चुका है। सचिन तेंदुलकर ने अंडर 19 विश्व कप खेल रही भारतीय टीम के खिलाड़ियों से पाकिस्तान के खिलाफ अहम सुपर 6 मुकाबले से पहले वर्चुअल बातचीत की। बीसीसीआई ने मुलाकात की तस्वीरों को साझा किया है। कप्तान एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेहम के हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर गुजरात जायंट्स ने गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को 11 रन से हराकर महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में प्रवेश कर लिया है। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आरिना सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में एलिना रायबाकिना के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। सबालेंका की नजरें तीसरी बार खिताब जीतने पर होंगी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कांटे के मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त यानिक सिनर को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में स्थान बना लिया है। फाइनल में जोकोविच का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज से होगा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम पर।
और इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं भारत पर्व के अवसर पर लद्दाख टूरिज्म द्वारा दिल्ली में आयोजित कुछ सुंदर नृत्य की प्रस्तुतियां। ये सुंदर सुंदर नृत्य का आप आनंद लीजिए। मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी नया सवेरा की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।